Paytm debuted on the stock markets on Thursday and shares plunged 27% at the Bombay Stock Exchange. Founder Vijay Shekhar Sharma told NDTV that no investor comes for one day. It's like a test match series and it's not over if you lose 2 early wickets. He also turned emotional during his address at the Bombay Stock Exchange. जब भी कभी राष्ट्रगान आता है और एक लाइन आती है भारत भाग्य विधाता और मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। ये जो वर्ड है भारत भाग्य विधाता, आई थिंक ये मेरी लाइफ का, मुझे नहीं पता क्यों, बट it just overwhelms me, man. It just overwhelms me. Just saying these words gets tears in my eyes. Paytm founder Vijay Shekhar Sharma in tears as he led India's biggest IPO yet for the stock exchange listing. While the IPO has created 350 new millionaires within the company, retail investors who bought the IPO were in for a rude shock. The stock tanked 9% and continued all the way to 27%, ending at 1,564 rupees a share or 20%. दोस्तों नमस्कार, और आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस कंपनी में वॉरेन बफेट की कंपनी जो है बर्कशायर हैथवे, और ये इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़े कंपनी में माना जाता है। उसके बाद और एक कंपनी है जिसका नाम है अलीबाबा ग्रुप, वो भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड थी। जब ये स्टार्टअप फाउंड हुआ था, ये लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे इस स्टार्टअप को रन करने के लिए। और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज जैसे एंड ग्रुप, सॉफ्ट बैंक, ये सारे कंपनीज इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे। मगर जब इसका आईपीओ आया, वो आईपीओ बहुत ही ज़्यादा लॉस के साथ लिस्ट हुआ और करंटली जो उसका प्राइस है वो भी दिन प्रतिदिन लॉस पे ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है, कंपनी की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, सब डिटेल में आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं पहले बता दूं, ये वीडियो बस इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर जान लीजिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। हम लोग कोई भी बाय या सेल सिग्नल्स नहीं देते हैं। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ तो वो करीब 10% नेगेटिव में लॉन्च हुआ। दैट इज लिस्टिंग गेन्स जो होता है, जैसे मैंने आगे वाले वीडियो में सिगाची वाले में बताया था, 250% के प्रीमियम में लिस्ट हुआ था। मगर ये पेटीएम का आईपीओ -10% लिस्टिंग गेन्स में लिस्ट हुआ, लिस्टिंग लॉस में लिस्ट हुआ है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही परेशानी की बात है कि इतना बड़ा आईपीओ, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओज में काउंट किया जाता है पेटीएम को, वो ऐसा परफॉर्म किया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर फिर भी हुआ है। क्यों हुआ है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो कंपनीज इन्वेस्टेड थी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, जो है बर्कशायर हैथवे, जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, अलीबाबा ग्रुप एंड दैट इज एंड ग्रुप, अलीपे, और जितने भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज इस आईपीओ में, इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे। सो ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली अभी चलते हैं थोड़ी अबाउट द कंपनी में, ताकि इसको पहले से हम लोग देख सके कि कैसे इसका जर्नी शुरू हुआ और ऐसा क्यों हुआ आते हुए इस जर्नी में। सो पहले अबाउट द कंपनी थोड़ा देख लेते हैं। दैट इज ये एक जो पेटीएम है, ये एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। आप लोगों को पेटीएम के बारे में जरूर पता होगा। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब पेटीएम ने इतना एडवर्टाइजमेंट दिया, हर एक पेपर में, हर एक जगह, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह आपको पेटीएम दिखेगा, या फिर 2-3 और भी ऐप्स थे। मगर पेटीएम बहुत ज्यादा ऐड दे रहा था क्योंकि लोगों के पास कैश बैंक में लेने का प्रॉब्लम नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तब बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहे थे। दिल्ली में कुछ कांड भी हुए थे वैसे बहुत सारे, तो ऐसे बैंक में जाके हल्ला मचाना हो रहा था, इसीलिए सभी लोग कैशलेस हो रहे थे उस समय।
और डीमोनेटाइजेशन का बेनिफिट पेटीएम ने उठाया है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज ने उठाया है, गूगल पे भी उसमें एक है। इसके बाद क्या हुआ ऐसा, उसके बाद ये कंपनी लॉन्च हुई थी 2010 में, मैं आपको ये पहले बताना चाहिए था, सॉरी, 2010 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी। और ये कंपनी एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो पता है आपको क्या क्या ये सर्विसेज देती है। कभी अभी एप्स, उसके ऐप में बहुत सारे नए नए सर्विसेज भी ऐड हुए हैं। आई थिंक मैंने नहीं देखा है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ पेटीएम पर्सनली, बट बहुत सारे ऐसे ऐप्स देखा हूँ मैं। कुछ सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस भी दे रही है, गोल्ड खरीदने का, कुछ बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं। इसका तो पेटीएम बैंक भी है, उस ऐप में आप बैंक का भी अकाउंट खोल सकते हो पेटीएम बैंक में। नेक्स्टली दैट इज, उसके बाद ये अपना बिजनेस एक्सपैंड की। अब आप देखोगे कि बहुत सारे फ्लाइट टिकट्स, बस टिकट्स और ट्रेन टिकट्स भी आप उस ऐप से बुक कर सकते हो। तो ये अपना, पहले तो पेमेंट का ये प्रोसीड्योर था, बस वो लोग पेमेंट करते थे। अभी उसके बाद वो लोग फ्लाइट टिकट बुकिंग्स भी करने लगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लगे। अब उसके ऐप में जाओगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे। जो लोग पेटीएम यूज़ करते हैं वो लोग को ज़रूर पता होगा वैसे। तो नेक्स्ट, चलिए ठीक है, कंपनी के बारे में ये तो हिस्ट्री होगा, कब निकली थी, क्या क्या सर्विसेज देती है। अब चलते हैं थोड़ी मेन टॉपिक पे जाती है, थोड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंपनी के देखते हैं कि इससे भी पता लगेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा जरूर कि इसके पीछे जो इसका नेगेटिव आईपीओ लिस्टिंग था वो एक्चुअल में क्यों हुआ था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी है, मगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखना भी बहुत जरूरी है। तो पहले थोड़े एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इस कंपनी के एडवांटेजेस क्या है इसके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लार्ज मार्केट शेयर है। जो पहले हम लोग यूज़ करते थे, सभी लोग एक्चुअली पेटीएम का नाम ही हम लोग के मुंह में पहले आता है कि पेटीएम कर दे, ये कर दे, पेटीएम कर दे, दुकान में जाने से पेटीएम, ये वो। अभी तो बहुत सारे ऐप्स आ चुके थे, पहले पेटीएम ही था जो हम लोग को वॉलेट में हम लोग को पैसा भरते थे, उससे हम लोग पे करते थे। ये सिस्टम पेटीएम बहुत ज़्यादा ऐसे किया था इंडिया में। नेक्स्ट थिंग दैट इज, इसने डीमोनेटाइजेशन, जैसे मैंने आपको बोला, डीमोनेटाइजेशन का बेनिफिट उठाया। इस ऐप में नहीं, बहुत सारे ऐप्स ने उठाया था, मगर पेटीएम क्योंकि मार्केट शेयर इसका ज्यादा था, ये लोग ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाए। नेक्स्ट दैट इज, इट इज ट्रस्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे, आपको 10 में से 2 लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वो लोग पेटीएम ही यूज करते हैं। बहुत सालों से पेटीएम चल रहा है, यानी गूगल पे के आगे से पेटीएम इधर है। दैट इज अ बिग थिंग। तो चलिए, अब एडवांटेजेस हो गया, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है कि ऐसा क्यों हुआ जो आईपीओ इसका नेगेटिव में लिस्ट हुआ है, मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपनी एंड विद द फाइनेंशियल्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड। चलिए जिस्ट में जानते हैं कि कैसा क्यों हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात, इसका बहुत ज्यादा कंपटीशन है अभी मार्केट में। पहले के मुकाबले जब ये निकला था 2010 में, तब कंपटीशन ना बराबर था, क्योंकि कोई भी कंपनी इसके सामने टिक नहीं पाती। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो इसके पीछे थे, कोई भी। उसके बाद बहुत सारी कंपनी आई, जैसे मोबीक्विक आया, गूगल पे आया, बहुत सारे ऐसे कंपनीज आई। फिर 2015 के बाद ये रेवोल्यूशन एक्चुअली स्टार्ट हुआ, मगर उसके आगे सिर्फ पेटीएम राज करता था। नेक्स्ट इज दैट इज, ये लोग फाइनेंशियल, दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो बैंक्स है, इनका एक पेमेंट सिस्टम है। तो पेमेंट सिस्टम चलाने के लिए बैंक्स के साथ एक समझौता करना ज़रूरी है। इनके बिजनेसेस को रन करने के लिए दूसरे बैंक्स के साथ भी इनका टाई अप होना ज़रूरी होता है। इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, जैसे बैंक्स हो गया, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, कोई भी बैंक को स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ। और इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, दैट इज ये साल भर लॉसेस पे लॉसेस बनाए जा रहा है। इसके लॉसेस बढ़ रहे हैं एक्चुअली। सो दिस, ये एक बिगर पॉइंट हो सकता है वो नेगेटिव लिस्टिंग की हुआ, मगर इसके ऊपर के 2 पॉइंट्स भी कंसिडर करना जरूरी है। नेक्स्ट, कमिंग टू दूसरी बात, ये लोग वेरी एग्रेसिव फंडिंग करते हैं टेक में। तो क्योंकि ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है इनका, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आजकल बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, जिसके कारण ये लोग को
उसके साथ कोप अप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है टेक सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर के टेक सेगमेंट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कोई पेमेंट स्लो हुआ तो लोग उसका प्लेटफॉर्म छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म में भाग जाएंगे। ऐसा 2 सेकंड में हो सकता है। इसीलिए इनको अपने सर्वर्स, जितने भी इनके टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, इनको हमेशा अपडेटेड रखना पड़ता है। दैट इज़ अ बिग फंडिंग इशू। तो चलिए अब चलते हैं इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं। फाइनेंशियल्स पर नज़र डालने से थोड़ा पता लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली फाइनेंसेस में आपको बस कुछ ही प्रॉब्लम दिखेंगे, मगर ज़्यादातर प्रॉब्लम इसके फंडामेंटल्स में है एक्चुअली। सो फाइनेंशियल्स में हम लोग इसके रेवेन्यू को देखें तो 2019 में इसका रेवेन्यू था 3,580 करोड़। 2020 में इसका रेवेन्यू था 3,541 करोड़। ठीक है, 2021 में इसका रेवेन्यू था 3,187 करोड़। तो एक रिवर्स पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको कि जैसे रेवेन्यू मैंने सिगाची में बताया था कि उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, मगर इसका आप रेवेन्यू देखेंगे इसका रेवेन्यू कम हो रहा है। इसके पीछे एक मेजर रीज़न आई थिंक हो सकता है कि जो मार्केट डोमिनेंस है वो दूसरे ऐप्स की तरफ जा रहा है लोगों का, जैसे गूगल पे हो गया, पेपैल हो गया, वैसे मार्केट डोमिनेंस इनका उनकी तरफ जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। तो इसके पीछे सिंपल रीज़न कुछ नहीं बता सकते, बहुत सारे फैक्टर्स को लेके बताना पड़ेगा। तो अब थोड़ा प्रॉफिट्स में देख लेते हैं। एक्चुअली इनका प्रॉफिट कितना था। इनका प्रॉफिट था -436 करोड़। इनका प्रॉफिट था -436 करोड़। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट था इसका $2,943 करोड़, और नेक्स्ट ईयर उसका प्रॉफिट था -1,704 करोड़। एक्चुअली प्रॉफिट नहीं, मैं उसको लॉसेस बोलूँगा। लॉस 1 4,236, लॉस 2 2,943 एंड लॉस नंबर 3 इज़ 1,704। तो ये साल पर साल इनका प्रॉफिट घटता गया, बढ़ता गया, लॉस ही बढ़ता गया। एक्चुअली कुछ को डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है इधर लॉस, मगर एक ब्रेकआउट दे सकता है। इनका ब्रेक इवन पॉइंट में आके इनका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। वैसे मैंने जैसे आगे कंपनीज के बारे में बोला था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा हाईली इन्वेस्टेड कंपनीज में ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रॉफिट है ये नेगेटिव में आ रहा हो, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। मगर इसके हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट इसका एसेट एंड लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो एसेट इसका लायबिलिटी से ज़्यादा है, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है इसका नेगेटिव कैश फ्लो। इसका लॉस चल रहा है, ऊपर से इसका नेगेटिव कैश फ्लो है। मैंने बोला वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से एक प्रॉब्लम हो सकता है, मगर इसका नेगेटिव कैश फ्लो भी है। नेक्स्ट, और अब कुछ वैल्यूएशंस और एक्चुअल मार्केट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स में निकला है, ऐसा क्यों हो रहा है। उन पॉइंट्स पे थोड़ा चर्चा करते हैं कि ऐसा सच में उन पॉइंट्स को उठा के मैं आपको बोल रहा हूँ। तो पहला एक पॉइंट बोलूँगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन बोलूँगा आपको कि ऐसा क्यों होता है और इसमें क्या करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज, इसके आगे जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके आगे जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट में, वो सारे कंपनीज के हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है, जो पेटीएम का वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है। एक्चुअली जो पेटीएम का परफॉर्मेंस है उससे इसका वैल्यूएशन मैच नहीं कर रहा है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का यही कहना है कि बड़े जो पेटीएम का वैल्यूएशन है और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो वैल्यूएशन है उसका मैच नहीं हो रहा है। एक्चुअली पेटीएम ज़्यादा दाम पे लिस्ट हुई है, दैट इज़ ऑन अबाउट 2000 के ऊपर ही लिस्ट हुई थी। तो उसके बाद से नेगेटिव आना चालू हो गई है, क्योंकि सबको एक ही डाउट है कि एक्चुअली सबको नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जो बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो ठीक से नहीं किया गया है। दूसरा और एक रीज़न मैंने आपको जो डिसएडवांटेजेस भी बताया था कि इसका जो दूसरे कंपनीज के साथ कंपटीशन है
वो भी बढ़ रहा है, जिसके कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है पेटीएम के लिए कि इनका जो मार्केट शेयर है वो कम होता जा रहा है, ये कंप्रेस होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम हो सकता है इसके लिए। नेक्स्ट इज और कुछ तो नहीं है, दैट्स ऑल। तो अब बात करते हैं थोड़ा वीडियो के बाहर कि नॉर्मली ऐसा एक्चुअली आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो एक्चुअल वैल्यूएशन पे नहीं आने तक, तब तक ये शेयर नेगेटिव में जाता रहेगा, जब तक जाता रहेगा और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग इसके ऊपर ट्रेड मत कीजिएगा। एक्चुअली जो एक कोई भी शेयर अपने असली वैल्यूएशन पे जब आता है तब उसका कंसोलिडेशन पीरियड होता है। तो एक अगर स्टॉक है वो अभी नेगेटिव में जा रहा है, उसके बाद वो कंसोलिडेट करेगा उसका एक्चुअल प्राइस में, जहां से वो ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो उस प्राइस पे आने पर आप लोग उसको देख पाओगे कि वो कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब वो एक मतलब ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है, एक जगह घूम रहा है बहुत दिनों से, मतलब वो उसका वैल्यूएशन पे पहुंच चुका है अभी, मतलब एक एजम्पशन किया जाता है। उसके बाद उसका आप ज़रूर पी रेशियो चेक कीजिएगा कि अभी उसका पी क्या चल रहा है, एक्चुअली उसका जो लॉसेस है वो लॉसेस बढ़ा है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं, ऐसा ब्रेक इवन दिया है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही मैंने जैसे आपको बोला कि एक कंसोलिडेशन पीरियड जब आएगा तब आपको उस स्टॉक को देखना है, अच्छे से नोटिस करना है उसके क्या स्टेप लेना चाहिए और डिसीजन जल्दी में ना ले। मैं फिर से लास्ट में बता देता हूँ, ये वीडियो बस इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो को देख के आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ये बस आपको एक मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ पेटीएम के ऊपर, जो मेरा ओपिनियन है। आप लोग ज़रूर अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। उनको भी बताओ कि पेटीएम का आईपीओ आया है, जो वो लोग फ़ोन में यूज़ करते थे पेमेंट के लिए, अब वो कंपनी भी वो लोग ओन कर सकते हैं, मगर ज़रूर वो ना रिसर्च करके इन्वेस्टिंग करें। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।